मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है हर बार। जो ऑन एन एवरेज जो एग्रीगेट वेटेज है इस चैप्टर की, वो 10 नंबर की है। और आपको भी पता है, ये आप लोगों ने +2 में कर रखा है, बीकॉम में भी कर रखा है, राइट। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारे को कुछ नए नए पॉइंट सीखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे तरीके से जो डिटेल है कैश फ्लो स्टेटमेंट की यहाँ पे सीखने को मिलेगी आपको, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम 1 बाय 1 अपने जो सभी पॉइंट्स हैं करते जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये जानना होता है, कोई भी चैप्टर हम करने जाते हैं तो ये जो चैप्टर करने का, ये चैप्टर हम जो करने जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजंस क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ठीक है जी। अब देखिए, आपके पास कैश बुक तो ऑलरेडी थी, आपने जब लेजर मेंटेन करी तो कैश बुक भी बनाई सब्सिडरी बुक में। कैश बुक जब स्पेशल बनाई तो उसमें सारी कैश ट्रांसैक्शंस आ गई, कैश सभी ट्रांसैक्शन से आ गई, तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों आ गई। डेबिट साइड रिसीट्स आ गई सभी, क्रेडिट साइड सारी आउटफ्लो आ गई, पेमेंट्स आ गई। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए बच्चों, अगर आप कैश बुक को अच्छे से एनालाइज करिए तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देगी कि अब वहां पर आप लोग एनालाइज नहीं कर सकते। एनालिसिस करने के लिए उसका किसी तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जस्ट उसमें क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसैक्शंस हैं। रिसीट साइड सारी रिसीट्स आती हैं, इनफ्लोज आते हैं, किसी भी सोर्स से आपको पैसा आया है, चाहे आपने गुड्स बेची है, चाहे आपने आपकी कोई और इनकम है, कोई आपने एसेट बेची है, शेयर इशू करे हैं, डिबेंचर इशू करे हैं, लोन लिया है, इंटरेस्ट आया है, किसी भी तरीके से पैसा आया है, वो आपका कैश बुक की रिसीट साइड आ जाता था। और किसी भी तरीके की पेमेंट, चाहे वो बिजनेस के रिलेटेड है, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, चाहे वो ऑर्डनरी है, चाहे वो एक्सेप्शनल है, चाहे वो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट करी है हमने, कोई लोन रीपे करा है, इंटरेस्ट पे करा है, सब कुछ आपका कैश बुक की क्रेडिट साइड पेमेंट साइड आ जाता था। ठीक है जी। वहां पर हम ये नहीं देखते थे कि ये कौन से सोर्स के रिलेटेड हमारा ट्रांसेक्शन है। ठीक है जी। वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज ये देखते थे कि भाई ये पेमेंट है तो क्रेडिट साइड आ जाएगी, रिसीट्स है तो डेबिट साइड आ जाएगी। ठीक है जी, सिर्फ यही देखते थे ना। पर देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ इससे ज्यादा है। ठीक है जी, इससे कुछ ज्यादा है। वो कैसे? चलिए स्लाइड से शुरू करते हैं, मैं आपको 1 बाय 1। सबसे पहली स्लाइड जो आपके लिए क्या है, कैश फ्लो कहते हैं क्या है, किंग है। बिल्कुल जी, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कैश जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो आप स्मॉल स्केल ले लीजिए, चाहे वो मिडिल ले लीजिए, मीडियम स्केल ले लीजिए, चाहे वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश का मैनेजमेंट होता है, कैश डिपार्टमेंट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप कैश सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो आपका जो सारा जो साइकिल है, बिजनेस साइकिल है, वो सारी की सारी मिसमैनेज हो जाएगी। ठीक है जी। इसलिए क्या है, चाहे वो छोटी बिजनेस कंसर्न है, चाहे वो मीडियम है, चाहे वो लार्ज है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे ट्रेडिंग है, चाहे सर्विस सेक्टर है, सब जगह पर कैश जो है किंग है। ठीक है जी। अब एक रिचर्ड ब्रैंसन की कोट है कि जो नेवर टेक ऑफ योर आइज ऑफ द कैश फ्लो बिकॉज इट्स द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। हम शुरू से बढ़ते आ रहे हैं ना बिजनेस स्टडी में भी कि कैश क्या है, ब्लड है बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए ब्लड का काम करता है। जैसे हमारा शरीर बिना खून के नहीं चल सकता, वैसे ही बिजनेस जो है बिना कैश के नहीं चल सकता। अगर आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, बिना किसी कोई प्रॉब्लम के, बिना किसी हर्डल के आप चलाना चाहते हो, तो आपको कैश की जो एक्टिविटीज़ हैं, कैश की जो आपके पास फ्लो है,
उसको स्मूथ रखना पड़ेगा, कैश की प्रॉपर मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे बड़ी रीजन है कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। ठीक है जी, क्योंकि हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके एक एक पहलू के लिए, एक एक एस्पेक्ट का हमें पता होना चाहिए। जो हमारा कैश है, हम क्या बात कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर उसी हिसाब से अटेंशन भी होनी चाहिए। उसका हमें एक सोर्स का पता होना चाहिए, वो पैसा कहाँ से आया, किधर गया, तो सब कुछ पता होना चाहिए। कैश बुक ऐसा कुछ करता नहीं। कैश बुक तो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई ये पैसे आए थे, ये पैसे चले गए, दैट्स इट। इसके अलावा उसने एक नया पैसा नहीं, कुछ नॉलेज दी, हमें इंफॉर्मेशन दी, जिससे क्या हुआ, हमें कुछ गाइडेंस ही नहीं मिली हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमारे 3 कंपोनेंट हैं, 3 वर्ड्स, 3 टर्म से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मेरे चैप्टर का नाम है वो बना है। पहला क्या है, कैश। दूसरा क्या है, पहले कैश क्या है, कैश इंक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दूसरा क्या है, फ्लो। फ्लो क्या है बच्चों, फ्लो है चेंजेस इन द कैश ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। नंबर 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, कहते हैं इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विदाउट फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले क्या है, कैश। कैश में हमने क्या बोला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश में क्या है, कैश एंड डिमांड डिपॉजिट्स, कैश एंड डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक बैलेंस। दूसरा क्या है, कैश इक्विवेलेंट। तो चलिए ये तो हम बाद में, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बात कर ही लेंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश क्या है, जो हमारे पास लिक्विड फंड्स हैं। ठीक है जी। दूसरा क्या है, फ्लो। फ्लो का मतलब देखिए बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, चेंजेस इन द कैश ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। फ्लो क्या होता है, फ्लो होता है बहाव। बहाव में कोई चीज ठहरती है। बहाव जब होता है, कहते हैं ना हवा का तेज बहाव चीजों को, सामान को उड़ा के ले गया, गुड्स को उड़ा के ले गया। ठीक है जी। हमने यहाँ पर चीज रखी थी, तेज हवा के बहाव से, फ्लो से वो चीज उड़ गई। ठीक है जी। फ्लो क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब कैश का हमें यहां पर क्या लेना है, फ्लो। फ्लो क्या है, चेंजेस। अब देखिए कितना कैश आया, कितना कैश गया, मतलब क्या चेंजेस हुई, क्या चेंजेस हुई, उससे हम क्या है, फ्लो का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपए की। ठीक है जी। आपकी बैलेंस शीट में 2019 में आपकी जो इन्वेस्टमेंट शो कर रही थी वो थी 90,000 की, और 2020 दिसंबर में आपकी जो इन्वेस्टमेंट शो कर रही है वो 1,00,000 की शो कर रही है। तो चेंजेस कितना हुआ, 10,000। अब इससे क्या पता लग रहा है, आउटफ्लो मतलब 90,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी पिछले साल, इस साल 1,00,000 की है। ठीक है जी। तो डिफरेंस देखा आपने कितना चेंज हुआ है, 10,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी है। कोई चीज परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, दैट इज आउटफ्लो। तो आपने ये जो चेंजेस था इसका आपने फ्लो मापा, फ्लो मेजर किया कि भाई इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है चेंज हुई, इससे क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। इससे आउटफ्लो हुआ, पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है, 10,000 रुपये जा रहा है। ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर में फ्लो मेजर करेंगे। फ्लो किस चीज का, कैश का फ्लो। कैश का फ्लो इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। इन का मतलब क्या है, कैश आना। आउट का मतलब क्या है, पैसा जाना, कैश
जाना। ठीक है जी, यहाँ पर कैश का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैश एंड डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है ना, बैंक बैलेंस मतलब बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है, वो भी हम यही मान रहे हैं कि कैश ही जा रहा है। ठीक है ना, कैश जा रहा है। तीसरा क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहते हैं क्या है कि डॉक्यूमेंट है जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है विदाउट फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं होता, इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है जी, अगर आपने मेरी कोस्टिंग की क्लासेस बाय करी हैं, कोस्टिंग की क्लासेस अगर आप किसी और टीचर से भी ले रहे हो तो आपको याद होगा, कोस्टिंग में हमारा फर्स्ट मॉड्यूल में चैप्टर होता है कोस्ट शीट। कोस्ट शीट में, कोस्ट शीट क्या है, एक स्टेटमेंट ही तो है। क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज प्राइम कॉस्ट। वो क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस प्लस हो ही जा रहा है, तो वो क्या आ रहा है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है जी, क्या एक स्टेटमेंट ही है ना, तो वो क्या शो करती है, एक डॉक्यूमेंट है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विदाउट फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। आपने कोस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई, वहां पर कोस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या था, वहां पर भी तो प्लस माइनस ही तो हो रहा है, कोस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, अब जब हम मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाते थे वहां पे तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते थे, डेबिट क्रेडिट, वहां पे होता था ना डेबिट क्रेडिट। तो मतलब क्या है, जहां पर स्टेटमेंट होगी वहां पे डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो होगा, वहां पे सिर्फ क्या है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है जी, तो कुल मिला के पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ, कैश, तीन कंपोनेंट हमारे, कैश, कैश क्या है, कैश इंक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो क्या है, चेंजेस, फ्लो क्या है, चेंजेस, चेंजेस किस में, कैश में, किसी दो पीरियड के दौरान क्लोजिंग डेट्स में जो चेंजेस आई हैं, फ्लो हुआ, वो क्या है, फ्लो। फ्लो इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है, मतलब फ्लो इन भी हो सकता है, मतलब पैसे आए भी हो सकते हैं, गए भी हो सकते हैं। और तीसरा क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है कि डॉक्यूमेंट है जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है विदाउट फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है जी, सॉरी बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कहते इट इज डिजायर टू एक्सप्लेन टू मैनेजमेंट द सोर्सेज ऑफ कैश एंड इट्स यूजेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ए स्टेटमेंट नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। कहते हैं इट इज डिजायर टू एक्सप्लेन टू द मैनेजमेंट द सोर्सेज ऑफ कैश एंड इट्स यूजेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। कहते हैं ये क्या है, डिजायर्ड है अगर कि हम मैनेजमेंट को बताना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये क्या है, कंपल्सरी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कंपल्सरी नहीं है सभी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे मैंने कहा कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, बनाना चाहिए। किस लिए, क्योंकि कैश बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है जी, अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि हम मैनेजमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, किस चीज़ की, कि सोर्सेज ऑफ कैश, सोर्सेज ऑफ कैश और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हुए हैं। सोर्सेज का मतलब है किन किन साधन से पैसा आया है और किन किन जगह पे पैसा इस्तेमाल हुआ है, किन किन जगह पर पैसा इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है, किन किन जगह पे पैसा लगा है, राइट। और ए स्टेटमेंट दैट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये किस लिए बनाते हैं, मैनेजमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये कैश एक्चुअल में आया कहाँ से, किन किन सोर्सेज से कैश आया है, किन किन सोर्सेज में वैसा गया है। बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए आप सपोज कीजिए अभी आप कुंवारे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल कुंवारे भी हैं क्योंकि अभी आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप घर पे पैसे लेकर जाते हो, आप कोई मान लीजिए जॉब नहीं करते,
कोई बिजनेस नहीं करते, आप घर पे पैसे लेकर जाते हो तो आपके पेरेंट्स पूछेंगे आपसे, बेटा ये पैसे कहाँ से आए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, ये जो कैश आया है ये कौन सी जगह से आया है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, तो आपको बताना होगा। ठीक है जी, मान लीजिए हम घर पे पैसे लेकर आते हैं, हमारे वाइफ को, हमारे मदर को, उनको तो लगता है कि घर पे पैसा आ रहा है, उनको तो लगता है कि अर्निंग है, कमाई है, अर्निंग है, तभी तो पैसा आ रहा है घर पे। अब उनको सोर्स नहीं पता, हो सकता है वाकई मैं बिजनेस से कमा के घर लेकर आ रहा हूँ, हो सकता है मैं कोई अपनी बिजनेस की कोई एसेट बेचकर पैसा लेकर आया हूँ, हो सकता है मैं किसी यार दोस्त से, किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर घर पे पैसा लेकर आया हूँ। तो क्लियर नहीं हुआ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपको क्लैरिटी नहीं हुई एक्चुअल से, हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिली को, मेरी वाइफ को पता नहीं लगा एक्चुअल में ये पैसा लाए कहाँ से हैं। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर हमें क्या है, हम अपनी मैनेजमेंट को बताना चाहते हैं, मैनेजमेंट जानना चाहती है कि भाई एक्चुअल में जो कैश आ रहा है क्या वाकई बिजनेस से आ रहा है, वाकई हमारे बिजनेस से आ रहा है, या फिर कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी से आ रहा है, अदर एक्टिविटीज से आ रहा है। ठीक है ना, जो कैश आया है एक्चुअल में वो वाकई हमारी जो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन है वहां से एक्चुअल में कैश आ रहा है, या किसी और सोर्सेज से आ रहा है। ठीक है जी, कहते कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिपोर्ट्स द इनफ्लो, इनफ्लो क्या है, रिसीट्स, और आउटफ्लो क्या है, पेमेंट ऑफ कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है जो हमें रिसीट्स, इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताती है कि इस पीरियड के दौरान इतनी इनफ्लो हुई है, इतनी आउटफ्लो हुई है, इतना पैसा आया है, रिसीट्स है, इतनी पेमेंट्स हैं, इतने रिसीट्स हैं, इतने पेमेंट्स हैं। ठीक है जी, कहते कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, लाइक ए कैश बुक, मैंने आपको पहले ही कहा एक्चुअल में ये भी कैश बुक है, पर कैश बुक नंबर एक डिफरेंस क्या है, कैश बुक डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती है, नंबर दो कैश बुक सीधा ही सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि पैसा आया इतना, गया इतना, आप उसको एनालिसिस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको कर सकते हो, विच रिप्रेजेंट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है जी, और नेक्स्ट है, इसमें देखिए पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हुआ, पहली बात ये मैनेजमेंट के लिए है, मैनेजमेंट को बताने के लिए कि इतना पीरियड और इतना कैश पर्टिकुलर पीरियड के दौरान आया और गया। दूसरी चीज़ क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो इनफ्लो, रिसीट्स और पेमेंट के बारे में बताती है, और किसकी तरह है, कैश बुक की तरह है, जिसमें क्या है, पेमेंट और रिसीट्स के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए किसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सबके लिए वॉलंटरी है, कोई भी बना सकता है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंक्लूड कर सकता है। ठीक है जी, सभी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मैनेजमेंट के लिए बना सकती है, बट इंश्योरेंस कंपनी और लिस्टेड कंपनी के लिए ये कंपलसरी होती है। ठीक है जी, इंश्योरेंस कंपनी और लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी होती है। AS3 ने स्पेसिफाई किए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के। ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने स्पेसिफाइड किया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेलिवेंसी क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। नंबर एक है, द कैश फ्लो स्टेटमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। अब देखिए आपको पता है, आप लोगों ने कोस्ट करी, कोस्ट में एक चैप्टर किया बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल में क्या होता था, वहां पे हम क्या करते थे, एस्टिमेट लगाते थे ना। अब चलिए छोड़िए, आपने एक मान लिया आपने कोस्ट अभी तक नहीं करी, ठीक है, हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए बना रहे हैं, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके बेस पर जब हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस में हमें एक चीज़ मदद करती है,
वो फ्यूचर के लिए हमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमने आज की डेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, जिससे क्या हुआ, हमें अमाउंट प्रेडिक्ट करने में हेल्प मिली कि भाई कितनी अमाउंट किस समय और किस टाइम को क्या है जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। आइडिया लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं पास्ट के बेसिस पर कि हमने इस महीने में पिछले साल 2 साल पहले पिछले साल डिविडेंड पे किया था, इस साल भी इस महीने में पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो एस्टिमेट बना सकते हैं। जैसे मैं बोला था कि बजटरी कंट्रोल में कैश बजट बनता है, वहां पर भी तो हम बजट में ये चीजें इंक्लूड कर लेते हैं कि डिविडेंड की पेमेंट होगी, इस महीने में एस्टिमेटेड इंटरेस्ट पिछले साल गया था, इस साल भी इंटरेस्ट जाएगा। तो क्या हुआ, हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड आउटफ्लो और इनफ्लो ले लेते हैं। किसके बेस पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पर। ठीक है जी, कहते डिटरमाइन द एबिलिटी टू पे द डिविडेंड एंड अदर कमिटमेंट्स। कहते इससे क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या पता लग जाता है, कंपनी की एबिलिटी कितनी है, अपनी डिविडेंड इंटरेस्ट पे करने की, और अदर कमिटमेंट क्या है, मान लीजिए कोई डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, प्रेफरेंशियल रिडीम हो रहे हैं। ठीक है, मतलब इस साल इस पीरियड में हमारा टाइम आ रहा है कि हमने डिबेंचर रिडीम करने का टाइम आ रहा है, तो वो हमने क्या करना है, रीपे करने हैं, रिडीम करने हैं। तो उसका हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर हमें इतना टाइम, इतनी जो है डिबेंचर की अमाउंट पे करनी है, कमिटमेंट पे करनी है, इतना इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है जी, इससे हमें क्या है, अपनी एबिलिटी पता लग जाती है कि यहाँ पर हमारी एबिलिटी है या नहीं है। डिस्क्लोज द मूवमेंट कैश मूवमेंट पता लग जाती है कि कौन सी एक्टिविटी में कितना कैश मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट करना। जब तक आप देखिए, बिजनेस में कोई भी है, चाहे हमारा बिजनेस है, ऑनलाइन क्लासेस का है, फेस टू फेस का है, सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट मस्ट होती है। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट से ही आगे जो है बिजनेस के लिए आप बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हो। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओला उबर जैसी कंपनियां हैं, जोमेटो स्विगी है, ये लोग पहले इन्वेस्टमेंट करी ना। आप खुद सोचिए, हमारे जियो ने पहले 5 से 6 साल लगातार वायरिंग के ऊपर काम किया, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, फिर उसके बाद वो मार्केट में आई एक बार। फिर मार्केट में पता लगा कि जियो नाम की भी कोई कंपनी है जो 4G इंटरनेट लेकर आ रही है, इतनी हाई स्पीड के साथ, इतनी अच्छी स्पीड के साथ, और फ्री कॉलिंग के साथ, फ्री इंटरनेट के साथ। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट करी। अब देखिए यहाँ पर, जब तक आपको यहाँ पे एनालाइज करने का मौका मिल जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू कि कंपनी मान लीजिए आप इस कंपनी में शेयर परचेज करने जा रहे हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई आपकी ये जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, यहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी है, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो कैसा है, क्राइटेरिया कैसा है। ठीक है जी, इससे कैश मूवमेंट डिस्क्लोज हो जाती है। डिस्क्लोज सक्सेस और फेलियर ऑफ कैश प्लानिंग, कि आपने जो कैश बजट बनाया था उसके साथ कंपेयर करके आप देख सकते हो कि पता लग जाएगा कि कैश जो है, यहाँ पर कैश की जो प्लानिंग करी थी वो सक्सेस हुई है या फेलियर हुई है। इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है जी, मैनेजमेंट डिसीजन इवैल्यूएट हो सकता है कि मैनेजमेंट जो डिसीजन लिए थे वो सक्सेस हुए हैं या फेलियर हुए हैं। ठीक है जी, इट शो द रीजन फॉर द लोअर एंड हायर कैश बैलेंस विद द एंटिटी। अब यहां पर क्या है, आपको कैश लोअर और हायर कैश बैलेंस का रीजन पता लग जाएगा कि भाई क्यों इतना ज्यादा कैश आपके पास बैलेंस कहां से आ गया। तो पता लगा कि आपने 29 मार्च को एसेट बेची थी, कुछ आपने एसेट बेची थी, जिसकी वजह से आपका कैश बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है ना, जिसका आपका कैश बैलेंस
ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है जी, ये रीज़न बता देगा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है। हाँ जी, अब सबसे मेन चीज़ जो हम लास्ट पढ़ने लगे थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देख क्या रहे हैं, चेंजेस कितनी हुई है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, और क्या चेंजेस आई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है जी, कैश नंबर वन, कैश। कैश में क्या है, कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। और डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, दोज डिपॉजिट विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर। ठीक है, जैसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट के थ्रू जमा करवाते हैं और बिजनेसमैन करंट अकाउंट के थ्रू जमा करवाते हैं, तो हम जितनी भी डिमांड करते हैं तो बैंक को पैसे देने पड़ते हैं वापस, तो वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है जी, कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, कैश का ही पार्ट है यहाँ। नंबर दो, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है जी बच्चों। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश के बराबर। बराबर से मतलब क्या है, जो चीज कैश के बराबर है, इक्विवेलेंट है। बराबर क्या होती है तो कैश ही है, बट एक्चुअल में कैश नहीं है। कैश के बराबर है पर कैश नहीं है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, कहते हैं शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू द नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू। राइट, कैश इक्विवेलेंट में क्या है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट जिनका जो टेन्योर होता है, पीरियड होता है, डज नॉट एक्सीड 3 मंथ। आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी है वो पर्पस क्या है, 3 महीने से कम के लिए आपने वो इन्वेस्टमेंट खरीदी है। ठीक है जी, और जो क्या है, हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड है, जब मर्जी आप बेच के पैसा जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। राइट, कैश इक्विवेलेंट आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट। इसलिए रखी गई है हमने, इसलिए रखी है कि हम शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को क्या कर सकें, मीट कर पाएँ, कि भाई उसको बेच के इन्वेस्टमेंट को, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच कर हम क्या है, जो हमारी जो पेमेंट्स हैं, कोई इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, लोन के पैसे देने हैं, वो शॉर्ट टर्म कमिटमेंट जो हैं वो हम दे पाएँ। ठीक है जी, रैदर देन फॉर इन्वेस्टमेंट और अदर पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं है यहाँ पर, ना ही हम किसी और पर्पस से पैसा लगाना चाह रहे हैं। राइट, कई बार होता है ना कि सरप्लस है तो हमने क्या किया, पैसा कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। अब एग्जांपल्स क्या है कैश इक्विवेलेंट की, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, ये चीज़ें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए हमारे जो मेथड ऑफ कैश फ्लो है यहाँ पर दो है, आपको भी पहले पता है। दो कौन कौन से हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है हमारा कैश फ्लो का। और AS3 कहते हैं स्पेसिफाई करता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की दोनों मेथड AS3 स्पेसिफाई करता है कि दो मेथड से हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है जी, इन दोनों मेथड से हम सम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना हमारी, देखो हमने शुरुआत में हमने बात करी, जो मैंने एक्सप्लेन करते करते मैं रुक गया आपको, कौन सी चीज, कि भाई डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद एक पॉइंट भी आया साथ में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो क्या है, किसकी तरह है, कैश बुक की तरह ही है। कैश बुक की तरह ही है। क्यों कैश बुक की तरह, क्योंकि कैश बुक में भी सिर्फ हम क्या बताते हैं कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, वो बताया जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी क्या बताया जा रहा है, कितना कैश आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, क्या जरूरत पड़ गई, रीजन क्या है जिसकी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ गई। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताने की जरूरत क्या थी, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट ने ही वही बताना है जो कैश बुक ने बताना है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कैश फ्लो जो है, स्टेटमेंट जो है, वो कैश का फ्लो जो है वो बताती है
उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। कैश का फ्लो जो है उसका टोटल फ्लो इन है या आउट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के फ्लो को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। पूरी कोई भी बिजनेस कंसर्न है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस सेक्टर है, सभी की सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो कैश फ्लो होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। कैश का इन और आउटफ्लो जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। वो कैसे? पहला क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सी आती हैं जी? सबसे पहले हम बड़े आराम से प्यार से सिंपल तरीके से बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सी चीजें आती हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हम केसीसी ट्यूटोरियल आपको पेन ड्राइव क्लासेस सोल्ड कर रहा है, गूगल ड्राइव क्लासेस सोल्ड कर रहा है। आपने हमारी क्लासेस परचेज करी जिसके थ्रू आप क्या है लेक्चर देख पा रहे हो। अब हमने क्या है आपसे चार्जेस लिए, सेल हो गई हमारी, किसी ने हमारे नोट्स बुक्स में हमारी परचेज करी, वो हमारी इनकम हो गई। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या होगी? हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी होगी ना, कोर बिजनेस एक्टिविटी हो गई, जो क्या है बुक्स या नोट्स हम बेचते हैं या वीडियो क्लासेस बेचते हैं या फेस टू फेस क्लासेस जो हमारी बच्चे लगा के जाते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या हुई? ऑपरेटिंग इनकम। जो हमारा मेन बिजनेस है, कोचिंग का बिजनेस है केसीसी ट्यूटोरियल का, तो ये हमारी क्या होगी? बिजनेस इनकम हो गई, ऑपरेटिंग इनफ्लो हो गई, क्योंकि ये हमारा मेन बिजनेस है। ठीक है जी, अब इसके रिलेटेड खर्चे भी हमने जो करे हैं, पेमेंट्स करी हैं, इसके रिलेटेड हमने पेमेंट्स करी हैं, वो सारी की सारी क्या है? वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग आउटफ्लो है, वो ऑपरेटिंग आउटफ्लो है। ठीक है जी, हमने बिल्डिंग का रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे की, वहाँ की रिपेयर मेंटेनेंस करवाई। ठीक है जी, एसी वगैरह जो है, इक्विपमेंट्स जो हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है, कैमरा वगैरह है, इसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस हुई, इसकी डेप्रिसिएशन तो आपको पता है नॉन कैश है, नहीं आएगी। तो जो पेमेंट्स करी हमने जो बिजनेस रिलेटेड है, अब आपको पेन ड्राइव जिन्होंने परचेज करी, पेन ड्राइव भेजी आपको, कुरियर के चार्जेस वो आ गए। ठीक है जी, और जो स्टाफ है हमारा उसको सैलरी पे करी, और जो आईटीशियन इन्वॉल्व है पर्सन कंपनी जिनके साथ हमारा टाई अप है, वो सारे के सारे क्या है हमारे एक्सपेंडिचर हो गए, ऑपरेटिंग आउटफ्लोस हो गए। ठीक है जी, तो ये हमारी सारी जो क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, जो हमारा मेन बिजनेस कोर फंक्शन है। कोई मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट सोल करती है, तो जो प्रोडक्ट सेल करा वो उनकी ऑपरेटिंग इनफ्लो हो गई, उससे पैसा जो आया, कैश सेल करके क्रेडिट सेल करके जो पैसा आया, ठीक है, कस्टमर से पैसा आया, वो उनकी ऑपरेटिंग इनफ्लो हो गई। आउटफ्लो क्या है? रॉ मटेरियल परचेज किया, लेबर, ओवरहेड्स पेमेंट करी, ये सारी की सारी बिजनेस रिलेटेड जो खर्चे हुए वो सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग के पार्ट हैं। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ऑपरेटिंग में कौन सी चीजें आती हैं? जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है। अब बैंक है, बैंक का बिजनेस एक्टिविटी क्या है? बैंक का मेन काम क्या है? लोगों से पैसा लेना और लोगों को ही आगे पैसा देना। अब उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है तब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि अब लोन से जो पैसा लिया है, मान लीजिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, आगे उन्होंने आगे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है, वो उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ठीक है ना? ऑपरेटिंग में क्या है? जो मेन बिजनेस, बैंक का मेन काम क्या है? बैंक का मेन काम यही है ना, हमने क्या पढ़ा था, फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है ना, और +1 +2 में भी है अपना बैंक का आपने कमर्शियल बैंक एंड रिजर्व बैंक पढ़ा हुआ होगा चैप्टर +1 या +2 में। वहां पर क्या पढ़ा? प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग द लोन्स। हर एक बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग द लोन टू द पब्लिक, कि लोगों का पैसा आगे लोगों में ही दे देना, यही तो करते हैं ना
सरकारी प्राइवेट सभी बैंक क्या करते हैं, छोटे छोटे डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं, राइट। डोमेस्टिक मतलब सेविंग अकाउंट के थ्रू, बचत खाता के थ्रू क्या करते हैं, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, उनका जमा करते हैं और बिजनेसमैन को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, लोगों को लोन देते हैं अच्छी ब्याज दर पर। आपको मिलता है 3-4% ब्याज, उनको अगले बेचते हैं कितना, लोन देते हैं कितने ब्याज दर पर, 10-12-15% लोन पर, ब्याज पर। तो डबल इंटरेस्ट कमाते हैं सेम अमाउंट के ऊपर ही। आप ही का पैसा, लोगों का पैसा लोगों को ही बांट के अर्निंग करते हैं। वो सिर्फ क्या है, रिस्क कंपनी का, बैंक का रिस्क, ठीक है ना, और अदर फंक्शनिंग करके। तो ये क्या है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जो मेन बिजनेस प्रोसेस होता है, बिजनेस ऑपरेशन होता है, उससे पैसा आया या गया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। कोई भी हमारा बिजनेस फंक्शन है, देखिए हमने 3-4 एग्जांपल ले ली, बैंक की एग्जांपल भी ले ली, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ले ली, मैंने आपको अपने सर्विस सेक्टर की भी एग्जांपल दे दी। ठीक है जी। कहते ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटी दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग। जो क्या है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा, बैंक ने जो लोन दिया वो कोई इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं है, उससे इंटरेस्ट आया, या इंटरेस्ट गया, इंटरेस्ट पेड हुआ या रिसीव हुआ, वो क्या है, उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है जी। जो क्या है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव हुए सेल गुड्स सोल्ड करने से या सर्विसेज रेंडर करने से, कैश रिसीव हुआ रॉयल्टी से, फी से, कोई कमीशन आई है या अदर रेवेन्यूज हैं। ठीक है जी। अब आप कहोगे कमीशन कैसी, अब मान लीजिए जो सेलर है, कोई इंटरमीडियरी है जो हमारी पेन ड्राइव क्लासेस बिकवाती हैं, बड़ी कंपनियां हैं। अब जो ये बड़ी कंपनियां हमारी पेन ड्राइव क्लासेस सोल्ड करवाती हैं, वो क्या करती हैं, कमीशन लेती हैं। अब उनके लिए वो कमीशन क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी। अब हम आपसे जो फीस ले रहे हैं, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी। कैश पेमेंट टू द सप्लायर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है, आपकी आउटफ्लो हो गई। अब कैश पेमेंट टू और ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को पेमेंट करी है, ये एम्प्लॉई के बिहाफ पे हमने क्या है, कुछ फंड्स वगैरह में पैसा जमा करवाया, प्रोविडेंट फंड वगैरह, वेलफेयर फंड में। ठीक है जी। ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आउटफ्लो है। ठीक है जी। कोई कैश रिसीव हुआ है, पेमेंट ऑन द इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर द प्रीमियम एंड क्लेम एनुटीज एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स। ठीक है जी। कोई इन कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स unless they can be specifically identified with the financing and investing activity। अगर साफ साफ लिखा है कि ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के रिलेटेड है इनकम टैक्स, ठीक है जी, तो फिर वो किसका आएगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। अदरवाइज क्या है, ऑपरेटिंग। ठीक है ना। अब देखिए, इनकम टैक्स चाहे पेमेंट है चाहे रिफंड है, ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, याद रखना। क्योंकि आपने मैंने कुछ बुक्स में देखा है कि इनकम टैक्स रिफंड को क्या ले लेते हैं, इनकम टैक्स रिफंड को, उसका कुछ देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स पेड किया है चाहे रिफंड किया है, साफ साफ सी बात है। ठीक है जी। क्योंकि वो कौन से केस में होगा, जब आपने याद होगा अपने प्लस वन में जो जनरल एंट्री करी, वहां पर इनकम टैक्स पेड की क्या एंट्री होती थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि वो पर्सनल माना जाता था, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के केस में जो कैश और टैक्स की पेमेंट है वो ड्राइंग है। यहाँ पर हम कंपनी का कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसलिए ये क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और कैश रिसीव हुई है, पेमेंट हुई है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड या फिर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप, ये सभी जो है क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, अगर हमारा मेन बिजनेस फंक्शन है ये। दूसरी एक्टिविटी बच्चों है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए, अब हमें बिजनेस चलाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, कुछ हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब आप, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे सर्विस सेक्टर में लगा लीजिए चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में लगा लीजिए, बिना इन्वेस्टमेंट के आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। वो कैसे, हमें मान लीजिए क्लासेस रिकॉर्ड करनी है, आपको
क्लासेस सोल्ड करनी है तो हमें क्या किया, पहले हमने पूरा सेटअप क्रिएट किया, पूरा सेटअप क्रिएट किया, सभी जो जितने भी बीच में इंटरमीडियरी हैं, क्लासेस इंक्रिप्शन के लिए सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू आप जो हमारा वीडियोस देख रहे हो, ठीक है जी, एडिटिंग के लिए पर्सन चाहिए, ठीक है, कैमरा वगैरह चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ इतना सा इक्विपमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट ही तो है ये। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पहले मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग मान लीजिए आपने रेंट पे भी ले ली, ठीक है जी, आपके पास मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, फिर जाके आप कोई प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हो, फिर जाके आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब बड़ी ही सिंपल सी चीज है। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट गिनती की, नंबर एक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गिनती की 3 आइटम आएंगी और उनके रिलेटेड एक और चीज। नंबर एक क्या है, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। नंबर दो, इन्वेस्टमेंट। आपने फिक्स एसेट परचेज करी है या फिक्स एसेट सोल्ड करी है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग क्या होता है जी, मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा, क्या वो खर्चा है? आप उसको खर्चा मत गिनिए। खर्चा कहाँ से यार, खर्चा क्या होता है? आप मूवी हॉल गए, टिकट ली 200 रुपये की, पॉपकॉर्न वगैरह खाए, कुछ खाया 100-200 रुपये का, 400 रुपये 500 रुपये खर्च करके घर पे आ गए जी 500 रुपये उड़ा के, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। आपने लैपटॉप खरीदा, अब 500 रुपये की सपोज कीजिए पेन ड्राइव खरीद लिया आपने, ठीक है जी, 500 रुपये की ये पेन ड्राइव जो है आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, ये इन्वेस्टमेंट है। लैपटॉप खरीदा आपने, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है ये क्या है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। अब उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं सर? दो आती हैं, आपको भी पता है, फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, अब फिक्स एसेट के लिए तो कोई इनकम आएगी नहीं, इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे करोगे उसके लिए पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब आप किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर खरीदोगे, उससे आपको इनकम रिसीव होगी, उससे आपको पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड। इंटरेस्ट या डिविडेंड आएगा आपको, वो क्या है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है जी। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या इंटरेस्ट अर्नड हुआ है और डिविडेंड रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर 3 बच्चों, अब पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पढ़ लेते हैं फटाफट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दो ही चीजें हैं सिर्फ, कौन कौन सी? नंबर एक, फिक्स एसेट, नंबर दो, इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, करेक्ट है जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर acquisition and disposal of long term assets and other investment that is included in the cash equivalent, not included in the cash equivalent. एग्जाम्पल्स क्या है इन्वेस्टिंग की? फिक्स एसेट आपने सोल्ड कर दी, फिक्स एसेट परचेज कर दी, फिक्स एसेट आपने सोल्ड कर दी, फिक्स एसेट आपने परचेज कर ली। फिक्स एसेट आपने सेल करी तो वो क्या हो गई? फिक्स एसेट जब आपने सेल करी तो वो आपकी क्या हुई? आपकी इन्वेस्टिंग हो गई, इन्वेस्टिंग इनफ्लो, ठीक है जी। फिक्सड जब आपने सोल्ड करी तो इन्वेस्टिंग क्या हो गया? इनफ्लो। जब आपने फिक्सड परचेज करी तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हो गया जी, ठीक है जी, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हो गया। दूसरे नंबर पे सॉरी, इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी, इन्वेस्टमेंट सेल करी। इन्वेस्टमेंट परचेज करी तो पैसा गया, तो वो क्या हो गई? आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी, कितने की सोल्ड करी मैटर नहीं करता, जितने की भी सोल्ड करी, 100 रुपये की, 50 रुपये की, 5 लाख की, इनफ्लो, दैट इज इनफ्लो,
ठीक है जी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, करेक्ट है जी। और तीसरे नंबर पे क्या था, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट से। परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप उस इन्वेस्टमेंट को रखना चाहते थे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है जी। अगेन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट डजेंट मैटर। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 90,000 में बेच दी, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 90,000 में बेच दी, कितने की बिकी, 90,000, पैसा आया कितना, 90,000। तो 90,000 क्या है, इनफ्लो, 90,000 क्या है, इनफ्लो, ठीक है जी। और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख में बेच दी, आया कितना पैसा, 1,50,000, 1,50,000 क्या है, इनफ्लो, ठीक है जी। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, बस पैसा आया कितना और गया कितना। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ है जी। और कैश एडवांसेज एंड लोन मेड टू द थर्ड पार्टी अदर देन एडवांस एंड लोन टू द लोन्स मेड बाय द फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, ठीक है जी। और रिसीट्स फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांसेज एंड लोन मेड टू द थर्ड पार्टी अदर देन एडवांस एंड लोन टू द फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ठीक है जी। ये हमारे क्या गए, लोन एडवांसेस भी थर्ड पार्टी को क्या गए, इन्वेस्टमेंट में ही आ गए, अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस मतलब बैंक वगैरह आ गए ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने जो लोन दिया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो उनकी ऑपरेटिंग इनफ्लो और आउटफ्लो है। तीसरी बच्चों, तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, अब देखिए पहली प्लस दूसरी को फाइनेंस करने के लिए, को चलाने के लिए तीसरी एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। तीसरी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो कैसे, पहली और दूसरी एक्टिविटी को चलाने के लिए तीसरी एक्टिविटी की जरूरत होगी। अब वो कैसे जी, अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपने सपोज कीजिए नया बिजनेस शुरू किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, फिक्स एसेट खरीदनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, फिर जाके आप कुछ प्रोडक्शन कर पाओगे, उसके बाद सोच पाओगे कि बिजनेस प्रोडक्शन करते हैं। तो फिर उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म फंडिंग चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए कुछ पैसा आपको चाहिए, उसके लिए भी फंडिंग चाहिए। अब इन दोनों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले पैसा रेज किया जाएगा। पैसा कहाँ से लेके आ सकते हैं हम, शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, इनसे पैसा आ सकता है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, ठीक है जी। जो क्या है, किसके लिए है, फंड्स रेज करने के लिए, जो हम क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, लोन लेते हैं, ये सारी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर इशू, प्रेफरेंस शेयर इशू, डिबेंचर इशू, लोन रेज, बॉन्ड्स इशू, ये सभी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब इनके लिए सपोज कीजिए इनका अपोजिट हो गया, अब इनको कभी ना कभी वापस तो मोड़ना पड़ेगा, जब हम रिटर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आउटफ्लो हो जाएगा। ये क्या था, इनफ्लो, इन्हीं को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और लोन, ये सभी चीजें हमने जब इशू करी तो पैसा आया, इनफ्लो हुआ, जब रिडीम करी, शेयर बायबैक करे, लोन रीपे किया, तो वो क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है जी। अब इनके ऊपर आपको पता है, इक्विटी शेयर के ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं, डिबेंचर, बॉन्ड्स और लोन के ऊपर क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। अब ये जो पेमेंट करी है ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पे किया है या डिविडेंड पे किया है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ठीक है जी। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्या है, आउटफ्लो। याद रखना, ये हम लोग गलती कर जाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव किसके लिए हुआ है, इन्वेस्टमेंट के लिए हुआ है, तो वो क्या हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। इंटरेस्ट पेड किया है किसके लिए, लोन, डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस के लिए, तो ये क्या हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, आउटफ्लो हो गया जी। ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर एक्टिविटीज दोज रिजल्ट इन द चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल ही चेंज हुई ना, जिससे मान लीजिए इक्विटी या प्रेफरेंस इशू करे तो ऑनर्स कैपिटल चेंज होगी, तब भी आपने डिबेंचर, लोन वगैरह लिया है, उससे भी क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगी ऑनर्स कैपिटल की, राइट। दैट इज इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर इन केस ऑफ कंपनी एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है जी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शेयर या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट जो क्या है हमने इशू करे हैं वो आ जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कैश प्रोसीड हुआ है डिबेंचर, लोन, बॉन्ड्स और अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग से। ठीक है जी। कैश रीपेमेंट करी है जो अमाउंट की, रिडम्पशन मतलब कुल मिला के क्या हुआ, शेयर इशू, शेयर बायबैक, प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल रिडीम, बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू, बॉन्ड्स या डिबेंचर रिडीम, लोन टेकन या लोन रीपे, ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और लास्ट क्या है, इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया है इन सभी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये चीज़ें, पेमेंट जो है, इनफ्लोज और आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। ठीक है जी। तो ये तीनों हमारी एक्टिविटी हुई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सी सारी चीज़ें आती हैं, जो हमारी बिजनेस के साथ रिलेट करती हैं, जो हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी, मेन बिजनेस फंक्शन है, मेन बिजनेस कोर एक्टिविटी है, उसके रिलेटेड इनफ्लो और आउटफ्लो है, वो हमारा किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है जी। उसके रिलेटेड इनफ्लोज और आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगी। दूसरा इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में सिर्फ तीन चीज़ें आती हैं, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट आपने सेल करी है, परचेज करी है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी है, परचेज करी है, और इंटरेस्ट इनके ऊपर या डिविडेंड रिसीव हुआ है आपको। इन्वेस्टिंग एज द नेम सजेस्ट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपको बताने की जरूरत है, इतने छोटे बच्चे हम लोग नहीं हैं कि हमें ये ना पता हो कि इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं और खर्चा किसको बोलते हैं। ठीक है ना। आपको क्या, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी कि हमें एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या डिफरेंस नहीं पता ना। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, और जो एक्सपेंडिचर होता है वो शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन देता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, दैट इज कॉल्ड, शॉर्ट टर्म वाला क्या है, ऑपरेटिंग, और लॉन्ग टर्म क्या है, इन्वेस्टिंग। और तीसरी एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या है, फंडिंग, हम शेयर, डिबेंचर, लोन, बॉन्ड्स, इसके लिए, इससे अब अगर हम पैसा रेज कर रहे हैं या रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और इसके रिलेटेड पेमेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड, वो भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है जी। चलिए जी, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुल मिला के हमारे दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो के दो मेथड है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ठीक है जी। पहले हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड के बारे में अभी बिल्कुल भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे इस पार्ट में। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे, सारी एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे, जो सारी अपना एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है जी। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, साथ साथ उसके प्रैक्टिकल करेंगे कुछ। ठीक है जी। पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वन बाय वन चलेंगे और पॉइंट समझते जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड हैं, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बहुत ही आसान है। डायरेक्ट मेथड आपको पता है कि जो +2 में ज़्यादातर करवाया जाता है, इनडायरेक्ट करवाया जाता है। अगर आप डायरेक्ट मेथड करोगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो इनडायरेक्ट से बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत इजी है। डायरेक्ट मेथड में सिंपल हमें बनाना तो तीनों में ही, दोनों मेथड में क्या है, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटी बनानी है,
ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है जी। ऑपरेट डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, तीनों एक्टिविटी पहले बनाएंगे। नंबर 1 ऑपरेटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 फाइनेंसिंग। डायरेक्ट का मतलब क्या है आपको, फॉर एग्जांपल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करना है आपको, सिंपल, इनफ्लोस माइनस आउटफ्लो। ऑपरेटिंग इनफ्लोस, ऑपरेटिंग इनफ्लो क्या है, आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग इनफ्लो में क्या होगा कि भाई जो आपने गुड्स सेल करी उससे कैश पैसा आया। ठीक है जी। क्रेडिट सेल करी, कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, वो आपका ऑपरेटिंग इनफ्लो का पार्ट है। या फिर कोई अदर मिसलिनियस रिसीट्स हुई हैं जो बिजनेस फंक्शन का ही पार्ट है, तो वो आपकी ऑपरेटिंग इनफ्लो हो गई। ठीक है जी। कौन कौन सी, कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर या अदर मिसलिनियस रिसीट्स हो गई। उसके बाद क्या कर दोगे, माइनस क्या कर दोगे, ऑपरेटिंग पेमेंट्स, ऑपरेटिंग आउटफ्लोस। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया उसकी पेमेंट करी क्रेडिटर को। ठीक है जी। कोई एक्सपेंसेस वगैरह, रेंट, वेजेस, सैलरी, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये जो सारे पेमेंट करी एक्सपेंसेस की, ये आपकी आउटफ्लो हो गई। इनकम टैक्स पेड किया, वो आपकी आउटफ्लो हो गई। अब क्या करोगे, इनफ्लो जो हुई थी उसमें से आउटफ्लो लेस कर दोगे, दैट इज प्लस या माइनस, पॉजिटिव आ जाएगा रिजल्ट या माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। इसका जो बैलेंस आएगा प्लस माइनस आप आइटम करोगे, उसके बाद फाइनल आंसर जो आएगा, अगर आपका देखिए या तो फिर पॉजिटिव आएगा, अगर आपका पॉजिटिव आ गया आंसर तो आप क्या बोलोगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कैश फ्रॉम से मतलब है कैश आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अगर आ गया जी माइनस मतलब नेगेटिव, तो फिर हम क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि कैश यूज हुआ है किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है जी। कैश यूज हो गया है मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा निकाला गया है। निकाल के गया कहाँ, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में गया। ठीक है जी। वहां पर भी बताया जाए, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी निकालेंगे, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि वहां पर कहाँ पर पैसा लगा है, पता लग जाएगा क्वेश्चन में कि कहाँ पे पैसा लगा है कहाँ पे नहीं लगा। ठीक है जी। सेम इन्वेस्टिंग में करेंगे जी। इन्वेस्टिंग में तो आपको पता है गिनती की 3 ही चीजें आती हैं। फिक्स एसेट परचेज कर ली तो क्या हो गया, आउटफ्लो। फिक्स एसेट सोल्ड कर दी, इनफ्लो हो गया। मतलब आपको पता है 2 चीजों की ही इनफ्लो होनी है, 2 चीजों की आउटफ्लो होनी है, और 5वीं एंट्री किस चीज की है, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव की है। फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी है वो इनफ्लो हो गई, फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट परचेज करी है वो आउटफ्लो हो गई। और इनफ्लो में तीसरी चीज और क्या ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव। मतलब इन्वेस्टिंग इनफ्लो में सिर्फ 3 आइटम्स आई, कौन कौन सी, फिक्स एसेट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, और तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव। ये इनफ्लो हो गई और 2 आउटफ्लो में पेमेंट हो गई, कौन कौन सी, अपना फिक्स एसेट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज। तो नेट आंसर आएगा यहां पर भी क्या आएगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या लिखेंगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर नेगेटिव आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट्स इट। और तीसरा फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में भी क्या करोगे आप लोग, फाइनेंसिंग में क्या करते हैं हम लोग, फाइनेंसिंग में सिर्फ हमारे को कुल मिला के क्या आता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन और बॉन्ड्स, ये 5 चीजें हैं। ठीक है जी। इशू करी है तो इनफ्लो हो गया, पेमेंट करी है तो, रिडीम करी है तो आउटफ्लो हो गया। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड, वो क्या है, आउटफ्लो। अब इसकी नेटिंग करने के बाद सेम यहां पर भी अगर पॉजिटिव आया तो हमारा आंसर आ गया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर नेगेटिव आ गया
तो ये भी आ गया हमारा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, मतलब पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग को ऐड कर देंगे। अब इसके बाद जो आंसर आएगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 1 + 2 + 3 को ऐड करके इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मान लीजिए 1 + 2 + 3 का जो बैलेंस है प्लस 50,000 रुपये हो गया। सपोज कीजिए 1 + 2 + 3 का जो बैलेंस है प्लस 50,000 है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो इस साल के दौरान, इस पीरियड के दौरान, जिस पीरियड का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस पीरियड में जो कैश है वो फालतू आया है, एक्सेस आया है, सरप्लस आया है, कितना, 50,000 रुपीज। सब कुछ लेन देन कर करा के हमारे पास एक्स्ट्रा कैश बचा है, कितना, सरप्लस कैश कितना है, 50,000 का। अब मान लीजिए सिर्फ 1,000 ओपनिंग पड़ा था, ओपनिंग कितना पड़ा था साल की शुरुआत में, हमारे पास कैश कितना, 1,000। अब इसका मतलब साफ हो गया कि क्लोजिंग कितना होना चाहिए, आपका क्लोजिंग, आपके पास कैश कितना है, 51,000। दोबारा बोल देता हूं, 50,000 आया 1 + 2 + 3 का बैलेंस, मतलब क्या है, नेट इंक्रीजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंक्रीज हुआ है कैश बैलेंस में कितना, 50,000 रुपये का। ठीक है जी, इंक्रीज हुआ है 50,000 रुपये कैश बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि आपने जो भी एक्टिविटी करी है ना बिजनेस ऑपरेशन इस साल में, जो भी कुछ हेर फेर करा है, उलट पुलट करा है, इस सब में कुल मिला के आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है 50,000 रुपये, सरप्लस कितना है, 50,000 रुपये। ठीक है जी, आपने जो भी गतिविधियां पूरे साल में करी हैं, ट्रांजेक्शन्स करी हैं, एक्टिविटीज़ करी हैं, फंक्शनिंग करी है, 50,000 रुपये फालतू पैसा आपके पास है, खर्चे कुचे पेमेंट वूमेंट ये वो कर के 50,000 एक्स्ट्रा है। अब आप देखोगे कि ओपनिंग कितना था, 1,000, इसका मतलब है मेरे पास क्लोजिंग कितना होना चाहिए, 51। दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में सिंपल 3 एक्टिविटी निकालेंगे, प्लस करेंगे तो उसमें भी करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में भी यही कुछ। ठीक है जी, पर यहाँ पर क्या है, सिंपल इनफ्लो और आउटफ्लो जानना है हमने, हमारे को सिर्फ और सिर्फ मतलब है इनफ्लो और आउटफ्लो से, और कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस ढूंढना क्या है कि कैश कहाँ पे इन्वॉल्व है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन को देखते सर ही इग्नोर कर देना है हमने, अवॉइड, बिल्कुल अवॉइड कर देना, देखना ही नहीं उसकी तरफ। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 को करेंगे, वो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, प्लस ओपनिंग कैश करेंगे, दैट इज क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब बच्चों इसके बाद हम, अभी तक हमने क्या किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, 3 कंपोनेंट है, कैश फ्लो और स्टेटमेंट। कैश क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो क्या है, चेंजेस इन द कैश, चेंजेस इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड। स्टेटमेंट क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो क्या है, सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किए बिना क्या बता रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में क्या है, जो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी होती है उससे इनफ्लो और आउटफ्लो। दूसरा इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में क्या है, जो इन्वेस्टमेंट करी है हमने एसेट्स में और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है जी। तीसरा क्या है, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग क्या है, जो फंड्स रेज करे हैं ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग को फंडिंग करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों शुरू करते हैं एडजस्टमेंट के साथ।